जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए मैराथन क्लास। और ये जो अभी आपका 7 तारीख से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं उसके लिए ये मैराथन क्लासेस चल रही हैं। और जिसमें हमने अभी जो मैराथन वाला सीरीज स्टार्ट की है उसमें हमने 3 मैराथन ले चुके हैं, जिसमें हमने एक मॉडल पेपर आपको कंप्लीट करा दिया है। मैराथन क्लास में ही हमने एक मॉडल पेपर कंप्लीट कराया है और इसके अलावा एक हमने सीडीपी की पूरी क्लास ली है, जिसमें हमने सीडीपी से संबंधित पूरे टॉपिक जो हैं वो कंप्लीट कराए हैं। और एक में हमने आपको पोषण, गर्भ अवस्था और जो कि टीकाकरण और शिशु देखभाल, आंगनबाड़ी से संबंधित आपको क्वेश्चंस कराए हैं। और आज की जो मैराथन क्लास रहेगी उसमें हम आपको जो आपका खंड 3 है, ठीक है, खंड 3 है जो कि प्रबंधकीय गुण से संबंधित है। प्रबंधकीय गुण से संबंधित जो खंड 3 है उसको आज की मैराथन क्लास में हम स्टार्ट कराएंगे। और इसकी जो हमने प्रैक्टिस वाली जो सीरीज चलाई थी, और वो भी इसमें प्रैक्टिस सीट जो हमने सेट आपको कराए थे, तो वो भी आपको हमारे जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर टॉप 500 और टॉप 100 वाला जो सेक्शन है महिला पर्यवेक्षक का, उसमें जाएंगे, आपको वहाँ से मिल जाएंगी। और आप यहाँ अभी जो आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, और एडमिट कार्ड में किसी ने बताया है कि उनके 23 मार्च तक, कोई किसी का 23 मार्च को है, किसी का 18 मार्च को है, किसी का 20 मार्च को है। तो इस तरीके से आपके जो एग्ज़ाम है वो 23 मार्च तक चलने वाले हैं। तो आपकी ये जो एग्ज़ाम है बहुत लंबे चलने वाले हैं। और आपका अगर एग्ज़ाम जो है 23 मार्च या 20 मार्च इस ऐसी डेट को है और अभी तक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जो टॉप 500 और टॉप जो 100 क्वेश्चन वाली जो सीरीज़ है महिला पर्यवेक्षक की, आप उस सेक्शन में जाएंगे तो उस सेक्शन में आपको जितनी भी क्लास हैं, अगर आप स्पीड तेज करके और उन क्लासों को देखेंगे तो भी आपके एग्ज़ाम में 180, 175, 180 प्लस आपके आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप पूरी क्लासों को देखेंगे तो, है ना, पूरी क्लासों को देखिए, स्पीड भले तेज कर लीजिए, हर एक क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से लगाइए। उसमें हमने बहुत सारी सीडीपी की क्लासेस भी ली हैं। पोषण आहार से संबंधित आपका खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4 हमने हर एक जो मैराथन में लेकर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा कंप्लीट करवाया है। आप चाहें तो अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो भी आप उन क्लासों को अगर पूरा देख लेंगे तो आपके 180 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। और आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है प्रबंधकीय गुण, और प्रबंधकीय गुण में हमने आपको जो खंड 3 है उससे संबंधित आपको आज की क्लास में हम टॉप 50 जो टॉप 80 समथिंग हम क्वेश्चन आपको आज की क्लास में कराएंगे। और इसमें पूरा प्रबंधकीय गुण से संबंधित जो कि आपका समाज शास्त्र इसके अंतर्गत आ जाता है, प्रबंधन इसके अंतर्गत आ जाता है, और भी जो भी टॉपिक्स हैं वो सभी इसके अंतर्गत हमने लिए हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक बार सभी लोग, जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जो भी मैम सर आप जो भी देख रहे हैं, कोई न्यू स्टूडेंट देख रहा है तो उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो क्लासेस चलती हैं उनका प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और एक और बार कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है।
चलिए, तो आज की क्लास अब हम स्टार्ट कर देते हैं। आई होप सभी लोगों ने क्लास को शेयर ज़रूर किया होगा और क्लास लाइक भी कर रहे होंगे। और अगर है ना आपको जो भी आंसर देना है तो आंसर आप है ना क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा, किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो क्लास में ज़रूर आप हमें डाउट लिख कर क्लास के बाद आप कमेंट बॉक्स में हमें डाउट लिख सकते हैं और हम वहीं पर आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए अब सभी लोग क्लास को ध्यान से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, चलिए बताइए कि कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक अभिमुख प्रकार है। बताइए, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज, जो कि कुल गुणवत्ता प्रबंधन होता है वो एक किसका प्रकार होता है, अभिमुख प्रकार किसका होता है। ये लोगों का होता है, मतलब पीपल, या फिर गुणवत्ता, या फिर उत्पादन, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड से हम आंसर आपको करवाएंगे, तो अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप है ना आप स्पीड को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक अभिमुख प्रकार है, किसका प्रकार है, तो ये लोगों का प्रकार है। ये किसका प्रकार है, लोगों का। ये पीपल्स का क्या है, एक ओरिएंटेड फंक्शन है। ठीक है, क्या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ पीपल ओरिएंटेड फंक्शन। ये किसका अभिमुख है, किस ओरिएंटेड है, तो पीपल ओरिएंटेड फंक्शन होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशिगन नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है। जो मिशिगन नेतृत्व अध्ययन है वो नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पे आधारित है। लक्षण पद्धति, रवैये पद्धति, या फिर व्यवहार पद्धति, या फिर परिस्थिति जन्य पद्धति। बताइए जो मिशिगन नेतृत्व पद्धति है या अध्ययन है वो किस पद्धति पे आधारित है। तो याद रखें मिशिगन लीडरशिप स्टडी जो है वो किस पर आधारित है, तो बिहेवियर मतलब व्यवहार पद्धति पर आधारित है। किस पर आधारित है, व्यवहार पद्धति पर आधारित है, बिहेवियर पद्धति पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज के लिए भाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि। देखिए एक सोसाइटी होती है उसके लिए लैंग्वेज क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। क्यों होती है, पहला ऑप्शन है कि ये सामाजिक संपर्क आसान बनाती है इसलिए ज़रूरी होती है, या फिर इसमें मनुष्य को असभ्य मनुष्य से उठाकर नेक मनुष्य बनाया जाता है इसलिए ज़रूरी होती है, ये समाज का एक आविष्कार है, या फिर ये मनुष्य की अभिव्यक्तियों की आवश्यकता को सरलता से संतुष्ट कर देती है। बताइए कोई भी समाज के लिए भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, क्यों पड़ती है कि कोई भी समाज में भाषा की आवश्यकता क्यों होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए सिंपल सा काम है, जो भी भाषा है उसका काम है संपर्क, कम्युनिकेशन बनाना, है ना, क्या बनाना, कम्युनिकेशन बनाना। तो इसमें भी कहीं पर भी कम्युनिकेशन नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया था और इसमें भी नहीं दिया था। तो राइट आंसर क्या होता है कि ये सामाजिक संपर्क आसान बनाती है। ये क्या बनाती है, सामाजिक संपर्क आसान बनाती है, इसलिए समाज के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था। देखिए इसमें पूछा था कि इनमें से कौन संचार प्रक्रिया का एक चरण नहीं है, है ना। तो संचार प्रक्रिया का तो प्राप्तकर्ता जो है वो एक चरण था। ठीक है, देखिए प्राप्तकर्ता भी चरण होता है, चैनल भी एक चरण होता है, कोडिंग और ये सभी इसके चरण थे। ठीक है, तो ये इसका चरण, सारे चरण इसके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सामाजिक समूह और सामाजिक अंतर क्रिया की एक प्रणाली है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। बताइए
ये कि जो सामाजिक समूह होता है वो सामाजिक अंतर क्रिया की एक प्रणाली है, ठीक है। अ सोशल ग्रुप इज अ सिस्टम ऑफ सोशल इंटरेक्शंस। अब ये किसने कहा था? H.M. जॉनसन ने कहा था, मार्शल जोन्स ने कहा था, बोगार्ट्स ने कहा था, ये सिमेल ने कहा था। बताइए किसने कहा था कि सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक क्या है? प्रणाली है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था H.M. जॉनसन ने। किसने कहा था? H.M. जॉनसन ने कहा था कि सामाजिक जो समूह होता है, सोशल ग्रुप जो होता है, वो एक सामाजिक अंतरक्रिया की प्रणाली होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समाज शास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि, देखिए समाज शास्त्र को एक विज्ञान माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें व्यवस्थित विधियों का उपयोग करता है, या फिर ये एक सामाजिक परिवर्तन है, या निष्कर्षों को तब तक अंतिम मानता है जब तक उसका सत्यापन ना हो जाए, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए क्यों है? तो सोशियोलॉजी जो होता है वो एक साइंस का मतलब साइंस कहा जाता है उसे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक व्यवस्थित विधियों का उपयोग करता है ना। तो बिल्कुल ये राइट है कि ये है ना व्यवस्थित विधियों का उपयोग करता है। दूसरा, ये एक सामाजिक परिवर्तन है, बिल्कुल ये सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताता है। और एक ये क्या करता है कि निष्कर्षों को तब तक अंतिम मानता है, अंतनिम मानता है जब तक कि उसका सत्यापन नहीं हो गया हो। बिल्कुल ये भी साइंस में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक समाज के सामाजिक लक्षण दूसरे समाज में तेजी से जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए जब एक समाज के सामाजिक लक्षण जो हैं वो दूसरी समाज में तेजी से जा रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? आत्मसातकरण बोला जाएगा, एसिमिलेशन बोला जाएगा, या विसरण बोला जाएगा, या फिर बहुलवाद बोला जाएगा, मतलब प्लूरलिज्म बोला जाएगा, या फिर मूल्यांकन कहा जाएगा। बताइए क्या कहा जाता है जब एक समाज के गुण दूसरी समाज में क्या होते हैं? जाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए ऐसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो ऐसी प्रक्रिया को आत्मसातकरण मतलब स्वांगीकरण कहा जाता है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आत्मसातकरण, स्वांगीकरण या एसिमिलेशन इसको कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एसिमिलेशन, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? बताएं। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड जो है द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर। बताइए कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1980 में हुआ था, 1970 में हुआ था, 1950 में हुआ था, या फिर 1953 में हुआ था? बताएं कब हुआ था? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई थी। कब की गई थी? 1953 में की गई थी, ठीक है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में की गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1953। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सामाजिक समूह कार्य का एक सिद्धांत नहीं है? बताइए इनमें से कौन एक जो है सामाजिक समूह कार्य का एक सिद्धांत नहीं है? तो गोपनीयता नहीं है, या फिर मार्गदर्शिता, समूह अंतरक्रिया नहीं है, प्रगतिशील कार्यक्रम विकास नहीं है, या समूह द्वारा दी गई प्रगति का मूल्यांकन नहीं है? बताइए क्या नहीं है? इनमें से कौन एक समूह का एक सामाजिक समूह का एक सिद्धांत नहीं है? देखिए कोई भी अगर सोशल ग्रुप है तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए? तो देखिए उसमें है ना बिल्कुल समूह द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन होता है उसमें,
ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो समूह रहता है उसमें कितनी प्रगति की गई है तो उसका मूल्यांकन किया जाता है एक सामाजिक समूह में। ठीक है, प्रगति कार्यक्रम का विकास भी होता है इसमें, मार्गदर्शित समूह की समूह अंतरक्रिया भी होती है, लेकिन गोपनीयता जो रहता है वो नहीं होती है ना, कॉन्फिडेंटिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये गोपनीयता इसमें नहीं होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपनीयता। चलिए, अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए, और क्वेश्चन पसंद आ रहे हों, क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक सेवा में शामिल नहीं है। बताइए, इनमें से सामाजिक जो सेवा होती है उसमें इसमें से क्या शामिल नहीं है? असुरक्षित समूह का संरक्षण शामिल नहीं है, या अपेक्षाकृत कमजोर तबके का संरक्षण शामिल नहीं है, या फिर धनवानों का संरक्षण शामिल नहीं है, या जरूरतमंदों का संरक्षण शामिल नहीं है। बताएं, सामाजिक सेवा जो होती है उसमें क्या शामिल नहीं होता है? तो देखिए उसमें क्या शामिल नहीं होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन अपन ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखिए, ये असुरक्षित समूह का संरक्षण करता है, बिल्कुल करता है, बिल्कुल। सामाजिक सेवाएं जो रहती हैं असुरक्षित समूह का संरक्षण इसमें शामिल होता है। दूसरा है कि अपेक्षाकृत कमजोर तबके का भी संरक्षण करते हैं, ये भी ऑप्शन सही है कि ये जो अपेक्षाकृत कमजोर तबके के का भी ये क्या करता है? संरक्षण करता है। फिर ज़रूरतमंदों का भी संरक्षण करता है, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन ये किसका संरक्षण नहीं करता है? तो ये जो धनवान होते हैं, केयर ऑफ द इन्फ्लुएंट जो रहते हैं धनवान लोग, इनका संरक्षण नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या है? ये धनवानों का संरक्षण नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए, इनमें से कौन सा शाब्दिक मौखिक संचार का एक उदाहरण नहीं है? देखिए, शाब्दिक मौखिक, जो शाब्दिक मतलब मौखिक संचार का एक उदाहरण इनमें से क्या नहीं है? ठीक है, टेलीफोन नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये लेखन नहीं है, या फिर साक्षात्कार नहीं है। बताएं क्या नहीं है? देखिए, अगर आप है ना वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स होता है मौखिक संचार। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप टेलीफोन का आपके लिए टेलीफोन की आवश्यकता बिल्कुल होगी। तो आपको टेलीफोन में आपको क्योंकि आप टेलीफोन लेंगे तो आप बिल्कुल आप उसमें बोलना ही पड़ेगा, तो ये मौखिक संचार का उदाहरण है। ठीक है, फिर दूसरा आ जाता है साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू देंगे तो भी आपको बोलना ही पड़ेगा, और शब्द कहेंगे तो भी आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन राइटिंग लेखन में आप बोल लेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, है ना। लिखते समय बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसका उदाहरण कौन नहीं है? तो लेखन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सामाजिक बीमा में शामिल है। बताइए, सामाजिक बीमा में क्या शामिल है? पेंशन शामिल है, बेरोजगारी शामिल है, या अशक्तता भत्ते शामिल है, या फिर उपरोक्त सभी शामिल हैं? बताइए, सोशल इंश्योरेंस इंक्लूड, बताइए सोशल इंश्योरेंस में क्या शामिल है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, और साथ में उसका क्वेश्चन नंबर भी लिखेंगे कि आप किस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर दे सकते हैं। तो देखिए, जो सामाजिक बीमा होता है इसमें क्या शामिल होता है? तो इसमें देखिए सोशल जो रहता है इसमें क्या क्या शामिल होता है? तो बिल्कुल इसमें पेंशन शामिल होती है। ठीक है, इसमें बेरोजगारी भी शामिल होती है, और इसमें है ना डिसेबिलिटी जो कि भत्ता होता है ये भी शामिल होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
चलिए बताइए कि समाज शास्त्र में भूमिका का की अवधारणा का अर्थ क्या है। देखिए समाज शास्त्र में जो भूमिका शब्द है इसकी अवधारणा क्या है। व्यक्तियों का पद मतलब स्थिति संबंधी पहलू भूमिका को बताएगा, या व्यक्ति का स्थैतिक पहलू भूमिका को बताएगा, या हैसियत के व्यवहार संबंधी घटक को बताएगा, या फिर व्यवहार का मानकीय पहलू बताएगा। बताइए क्या बताता है। देखिए समाज शास्त्र में भूमिका की अवधारणा का अर्थ क्या दिया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल इन द सोशोलॉजी रिफर। बताइए रोल के लिए क्या बताया गया है ना, बताएं। तो देखिए भूमिका, समाज में भूमिका की अवधारणा किसको बोला गया है, तो बिहेवियर कंपोनेंट ऑफ स्टेटस। जो बिहेवियर मतलब हैसियत का व्यवहार संबंधी जो घटक होता है, ये समाज शास्त्र में भूमिका की अवधारणा है। कोई कैसी भूमिका होगी आपका समाज में, आपकी क्या स्टेटस है, क्या हैसियत है, उसके हिसाब से आपकी भूमिका भी तय की जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाज शास्त्र में भूमिका की अवधारणा क्या है, तो हैसियत का व्यवहार संबंधी घटक है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है। बताइए ये किसकी पुस्तक है, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बुक किसकी है, पॉर्सन्स की है, या फिर ब्रूअर की है, एलियट की है, राइट मिल्स की है। बताएं किसकी है। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बुक किसने लिखी है, बताएं किसकी है ये बुक। तो देखिए ये द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन ये बुक जो है वो किसकी है, राइट मिल्स की है। किसकी है, राइट मिल्स की बुक है। ठीक है, ये किसकी बुक है, राइट मिल्स की बुक है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए साझा संस्कृति होना आवश्यक है। बताइए इनमें से किसने ये सिद्धांत दिया है, या किसने इस सिद्धांत का समर्थन किया है कि समाज को अगर सुचारू रूप से सुचारू ढंग से चलाना है तो उसके लिए उन सभी की संस्कृति जो रहेगी वो कैसी होनी चाहिए, साझा होनी चाहिए। तो ये मार्क्स ने बोला था, मीड ने बोला है, बेबर ने बोला है, या फिर दुर्खम ने बोला है। बताइए किसने कहा है, किसका विचार है कि अगर समाज को सुचारू रूप से चलाना है तो उसके लिए उन सभी की संस्कृति कैसी होनी चाहिए, साझा होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, दुर्खम हो जाएगा। ये किसने बोला है, तो ये दुर्खम ने बोला है। ठीक है, दुर्खम ने कहा है कि अगर विचार दिया है कि अगर आपको समाज को सुचारू चलाना है तो संस्कृति भी सबकी कैसी होनी चाहिए, साझा होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए कि प्रदर्शन मानक के स्तर को परिभाषित करता है। बताइए किसके स्तर को परिभाषित करता है। जो प्रदर्शन मानक होता है, द परफॉर्मेंस नॉर्म डिफाइन द लेवल ऑफ। बताइए कार्य और कार्य प्रयास एवं रवैये के स्तर को परिभाषित करता है प्रदर्शन मानक, या रवैये और योगदान प्रदर्शन के स्तर को, ये रचनात्मक समालोचना को, या फिर योगदान प्रदर्शन और कार्य प्रयास को। बताइए किससे को परिभाषित करता है। जो प्रदर्शन मानक होता है वो किसके स्तर को परिभाषित करता है, कार्य प्रयास एवं रवैये और योगदान प्रदर्शन, रचनात्मक समालोचना, या फिर योगदान प्रदर्शन और कार्य प्रयास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा कि योगदान प्रदर्शन और कार्य प्रयास को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये किसको करता है, तो योगदान प्रदर्शन और कार्य प्रयास को के स्तर को क्या करता है, ये परिभाषित करता है। तो प्रदर्शन मानक जो है वो योगदान प्रदर्शन और कार्य प्रयास के स्तर को परिभाषित करता है। राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक वर्ग का सबसे आम संकेतक
क्या है बताइए। सामाजिक वर्ग है कोई, द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑफ सोशल क्लास। बताइए जो सामाजिक वर्ग होता है उसका सबसे आम संकेतक कौन होता है? जाति होता है या व्यवसाय होता है, शिक्षा होता है या फिर कौशल होता है? बताइए क्या है राइट आंसर इसका, क्या हो जाएगा? तो देखिए सामाजिक वर्ग का सबसे आम संकेतक कौन होता है? तो सामाजिक वर्ग में सबसे ज़्यादा कौन रहेगा? तो मेन, तो उसका आम संकेतक कौन होगा? व्यवसाय होगा। क्या होगा? सामाजिक वर्ग किस में होते हैं? तो मेनली व्यवसाय में होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ग? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, है ना, ये किस में होते हैं? ये सामाजिक वर्ग हैं। ये कौन से वर्ग हैं? सामाजिक वर्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदेश का कोडन मतलब कि एनकोडिंग करते समय इनमें से कौन नज़रअंदाज हो सकता है? बताएं। संदेश का अगर जैसे संदेश को हम एनकोडिंग कर रहे हैं, ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, तो इनमें से कौन सा नज़रअंदाज हो सकता है? भाषा हो सकता है, प्रतीक हो सकता है, संकेत हो सकता है या फिर तालिका हो सकता है। तो याद रखें संदेश का कोडन मतलब संदेश को अगर एनकोडिंग कर रहे हैं तो उस समय क्या चीज़ नज़रअंदाज कर सकते हैं? तो हम उसकी तालिका को कर सकते, टेबल। देखिए भाषा को हम उसको तो भाषा जो है, भाषा तो कर सकती है ना, एनकोडिंग में भाषा बिल्कुल उसको हमको देखना ही पड़ेगा, प्रतीक को भी देखना ही पड़ेगा, संकेत वगैरह को भी, लेकिन टेबल को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर 4 हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन समुदाय और समाज के बीच के अंतर का घटक है? बताइए इनमें से कौन समुदाय और समाज के बीच के अंतर का घटक है? तो निश्चित स्थानीयता मतलब स्थल, या फिर व्यक्तियों का समूह, या फिर रुचियों में समानता, या फिर एक इकाई होने की भावना। बताइए क्या शामिल है? देखिए इनमें से कौन एक समुदाय और समाज के बीच के अंतर का घटक है? बताएं क्या है? तो देखिए जो समुदाय और समाज के बीच का जो घटक है वो क्या कौन सा है? तो देखिए व्यक्तियों का समूह इनका घटक नहीं होता है, रुचियों की समानता भी इनका घटक नहीं, इनके बीच का अंतर नहीं होता है। ठीक है, और एक इकाई होने की भावना भी इनके बीच का अंतर नहीं होगा। लेकिन निश्चित स्थायिता और इनका जो स्थल होता है वो इनका के बीच का क्या हो सकता है? अंतर हो सकता है। तो कोई भी समुदाय है, कोई भी समाज है, तो उसके बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा? उसका डेफिनाइट लोकेलिटी हो जाता है ना, वो कहाँ पर रहता है, किस जगह पे रहता है, वो इन दोनों के बीच के अंतर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीयक समूह में संबंध कैसा होता है? बताइए द्वितीयक समूह में संबंध कैसा होता है? व्यक्तिगत संबंध होता है, अंतरंग संबंध होता है, औपचारिक संबंध होता है या फिर अनौपचारिक संबंध होता है? देखिए कुछ ग्रुप होते हैं, जैसे प्राइमरी ग्रुप होता है, सेकेंडरी ग्रुप होता है, टर्सरी ग्रुप होता है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि सेकेंडरी जो ग्रुप होता है उसमें किस प्रकार का संबंध होता है? उसमें किस प्रकार का संबंध होता है? व्यक्तिगत संबंध होता है या फिर अंतरंग होता है, औपचारिक होता है या अनौपचारिक? तो देखिए जो सेकेंडरी ग्रुप होता है इसमें किस प्रकार का संबंध होता है? तो इसमें औपचारिक संबंध होता है। कैसा होता है? औपचारिक संबंध होता है, फॉर्मल रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए कि समाजशास्त्र का अध्ययन है। बताइए समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन है, राजनीतिक तंत्र का अध्ययन है, मानव व्यवहार का जो अध्ययन है, या फिर समाज का अध्ययन है? बताइए किसका अध्ययन है? बताएं। समाजशास्त्र जो है सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। बताएं सोशियोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी है, मतलब किसका अध्ययन करते हैं? बताइए समाजशास्त्र में सभी ने अगर सोशियोलॉजी से किया होगा तो वो बिल्कुल बताएंगे कि समाजशास्त्र में किसका अध्ययन होता है। तो याद रखें समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? सोसाइटी का अध्ययन होता है, समाज का अध्ययन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? समाज हो जाएगा। ठीक है, समाजशास्त्र में किसका अध्ययन होता है? तो समाज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
बताइए किसके बीच में संचार जो रहता है क्षैतिज प्रणाली में संचालित होता है। इनमें से किसके बीच में जो है संचार जो रहता है ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगा, ना कि वर्टिकल, ना ही है ना मतलब डाउन, जैसे कि टॉप टू डाउन है ना, बॉटम टॉप टू बॉटम नहीं होगा। तो बताइए कि इसमें ये पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल किस में होता है ना, है क्षैतिज जो संचार होता है वो किन के बीच होता है, समान लोगों के बीच होता है, वरिष्ठ अधिकारियों और अधीनस्थों के बीच होता है, केवल अधीनस्थों के बीच होता है, या फिर केवल वरिष्ठों के बीच होता है। बताइए कि किन के बीच में क्षैतिज प्रणाली का मतलब संचार जो है संचालित होता है। बताइए किस में होता है, आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए वरिष्ठ अधिकारी से लेके अधीनस्थ, मतलब ऊपर से जाएंगे तो ये तो टॉप टू, ये टॉप से लेके बॉटम का हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, केवल अधीनस्थों में तो होगा नहीं, वरिष्ठों में होगा नहीं। तो ये कैसे लोगों में होता है, जो समान लोग होते हैं उनके बीच जो संचार होता है उसको हम कौन सा संचार कहते हैं, तो क्षैतिज संचार कहते हैं, हॉरिजॉन्टल संचार कहते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीम निर्णय लेने का कौन सा जोड़ा है। बताइए टीम निर्णय लेने का कौन सा जोड़ा है। ठीक है, बताइए अनुक्रिया और मतैक्य का अभाव, या फिर अनुक्रिया और अल्पसंख्यक नियम का अभाव, ये सभी मत समान हैं एवं भर्ती, या फिर प्रतिपुष्टि एवं मतैव। बताइए कौन जो है वो टीम निर्णय लेने का इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, बताएं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसमें कि इसके अनुक्रिया और मतैक्य का अभाव जो रहता है वो क्या रहता है, टीम निर्णय लेने का इसमें जोड़ा है। ठीक है, अनुक्रिया के अनुसार वो क्या लेगा, तो मतैक्य का अभाव इन दोनों के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रबंधक की 4 महत्वपूर्ण भूमिकाएं इनमें से नहीं है। बताइए प्रबंधक जो होता है, मैनेजर जो रहता है, उसकी 4 इनमें से कौन सी भूमिकाएं नहीं है। बताइए इस 4 में से कौन सी भूमिका नहीं निभाता है कोई भी मैनेजर। बताइए सुपरवाइजर, या फिर फैसिलिटेटर, या फिर आंतरिक प्रशिक्षक, या फिर बाह्य प्रशिक्षक। बताइए कि एक जो प्रबंधक होता है, मैनेजर होता है, उसकी इनमें से कौन सी भूमिका नहीं है। बताइए कौन सी रोल नहीं निभाता, कौन सी भूमिका नहीं निभाता है। तो देखिए जो एक प्रशिक्षक होता है, सॉरी एक प्रबंधक होता है, एक मैनेजर होता है, बिल्कुल वो सुपरवाइजर की तरह भी कार्य करता है, सुकारक मतलब फैसिलिटेटर के रूप में भी कार्य करता है, और आंतरिक जो कि प्रशिक्षक होता है, इंटरनल कोच होता है, उसके रूप में भी कार्य करता है। लेकिन ये प्रशिक्षक मतलब कि जो एक्सटर्नल कोच होता है उसकी तरह कार्य नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये एक एक्सटर्नल कोच की रूप में कार्य नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य अर्जित करने में सहयोग मिलता है। बताइए कोई भी सामाजिक समूह है उसके कार्य में क्षेत्र मतलब उस कार्य में क्षेत्र कार्य किस चीज़ में अर्जित करने में सहयोग मिलेगा, ज्ञान अर्जित करने में, या कौशल, या फिर रवैया, या फिर उपरोक्त सभी। बताएं कोई भी सामाजिक समूह है कार्य में, जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है उसी क्षेत्र में अगर वो काम करे तो उसे क्या अर्जित होगा, ज्ञान, कौशल, रवैया, या उपरोक्त सभी। बताएं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, तो ये सभी चीज़ें प्राप्त होंगी। उसे है ना ज्ञान भी प्राप्त होगा, कौशल भी प्राप्त होगा, और उसका जो एटीट्यूड है वो भी उसको प्राप्त होगा। तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक सुरक्षा में शामिल नहीं है, बताइए सामाजिक सुरक्षा में शामिल नहीं है पूछा है, क्या शामिल नहीं है? खाद्य आर्थिक सहायताएं शामिल नहीं है, लोक निर्माण परियोजनाएं शामिल नहीं है, या संपूरक आहार शामिल नहीं है, या फिर दान शामिल नहीं है। बताइए सामाजिक सुरक्षा जो रहती है उसमें क्या शामिल नहीं होता है? सामाजिक सुरक्षा में क्या शामिल नहीं है? खाद्य आर्थिक सहायताएं, या लोक निर्माण परियोजनाएं, या संपूरक आहार, या फिर दान। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सामाजिक सुरक्षा है उसमें क्या शामिल नहीं है? तो देखिए जो खाद्य आर्थिक सहायताएं बिल्कुल शामिल है, लोक निर्माण की परियोजनाएं बनाना भी शामिल है, सप्लीमेंट्री आहार मतलब संपूरक आहार भी शामिल है, लेकिन दान देना ये शामिल नहीं होता। ये कोई भी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नहीं है ना। आल्म्स जो रहता है दान देना इसमें शामिल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्री जो समूह शब्द है उस शब्द को किस रूप में वर्णित करते हैं? समूह शब्द जो है समाजशास्त्री के द्वारा अगर जो एक शब्द दिया गया है ग्रुप, वो किसको बताता है? लोगों के संकलन को बताता है, या अंतर क्रिया के संगठित पैटर्न में संलग्न लोगों को बताता है, या किसी स्थान पर अंतर क्रिया कर रहे लोगों को बताता है, या किसी सभा सम्मेलन में भाग लेने वाले के बताता है? बताइए कि समाजशास्त्रियों के अनुसार जो समूह होता है, ग्रुप होता है, वो क्या है? बताइए एक ग्रुप किसको कहा गया है? लोगों के संकलन को, या अंतर क्रिया के संगठित पैटर्न में संलग्न लोगों को, या फिर किसी स्थान पर अंतर क्रिया कर रहे लोगों को, या फिर किसी सभा या सम्मेलन में भाग लेने वाले लोगों को? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए जो अंतर क्रिया में संगठित जो पैटर्न में मतलब कि जो अंतर क्रिया में संगठित पैटर्न में संलग्न जितने भी लोग हैं उन सभी के लोगों को हम उसका क्या बोलेंगे? समूह बोलेंगे, उसका ग्रुप कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर उसका अंतर क्रिया के संगठित पैटर्न में संलग्न लोग को समाजशास्त्री एक क्या बोलते हैं? उनका समूह बोलते हैं, उनका ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिकार में शामिल नहीं है। बताइए सामाजिक अधिकार में क्या शामिल नहीं है? बच्चे शामिल नहीं है, श्रमिक मतलब मजदूर शामिल नहीं है, या महिलाओं के अधिकार शामिल नहीं है, या राजनीतिक तबके का संरक्षण शामिल नहीं है? बताइए जो सामाजिक अधिकार होते हैं इनमें से क्या शामिल नहीं, किसको शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए जो सामाजिक अधिकार होते हैं, सोशल राइट्स होते हैं, वो उनमें क्या शामिल है? तो बच्चे भी शामिल हैं उनमें। ठीक है, उनमें श्रमिक और मजदूर भी शामिल होते हैं, उसमें महिलाओं के अधिकार भी शामिल होते हैं, लेकिन क्या शामिल नहीं होते? तो इनमें क्या शामिल नहीं होंगे? तो इनमें क्या शामिल नहीं होते? तो इसमें है ना क्या कहते हैं, जो राजनीतिक तबके के संरक्षण है ये शामिल नहीं होता। केयर फॉर द पॉलिटिकल सेक्शन ये शामिल नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक तबके का संरक्षण शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सामाजिक नीति पर आधारित कल्याण कार्यक्रम नीचे बताए गए में से एक क्षेत्र में प्रदान नहीं किए जाते वे कौन सा है? देखिए कोई भी भारत में सामाजिक नीति पर आधारित कल्याण कार्यक्रम जो है इनमें से किस क्षेत्र में प्रदान नहीं किए जाते? ठीक है, कौन से भारत में सामाजिक नीति पर आधारित जितने भी कल्याण कार्यक्रम हैं वो इनमें से किसको नहीं देंगे? स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं देते, मनोरंजन के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में? बताइए किस क्षेत्र में सामाजिक नीति पर आधारित कल्याण कार्यक्रम नहीं बनते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिल्कुल बनते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी बनते हैं, रोजगार के क्षेत्र में भी बनते हैं, लेकिन मनोरंजन के क्षेत्र में नहीं बनते हैं। किसके क्षेत्र में नहीं बनते? मनोरंजन के क्षेत्र में नहीं बनते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटरटेनमेंट, मनोरंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संचार का एक परिप्रेक्ष्य नहीं है? बताइए इसमें कौन एक
जो है संचार का, कम्युनिकेशन का परिप्रेक्ष्य नहीं है। बताइए, क्रांतिक नहीं है मतलब क्रिटिकल, आधुनिक, आधुनिक पश्चात या फिर प्रजातांत्रिक। बताइए क्या नहीं है, इनमें से कौन सा संचार का एक परिप्रेक्ष्य नहीं है। बताइए क्या नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या नहीं क्या हो जाएगा, तो प्रजातांत्रिक नहीं है। क्या नहीं है, प्रजातांत्रिक नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रजन। देखिए संचार एक क्रांतिक संचार भी होता है, आधुनिक संचार भी होता है और आधुनिक पश्चात संचार भी होता है, लेकिन प्रजातांत्रिक संचार नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रजातांत्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए आईसीटी का पूरा नाम क्या है। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब सूचना प्रसार प्रौद्योगिकी, या फिर इंफॉर्मेशन फॉर कम्युनिकेटिंग टेक्नोलॉजी, या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर टेक्नोलॉजिस्ट, या इंफॉर्मेट्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बताइए क्या हो जाएगा, आईसीटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए आईसीटीएस जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आईसीटीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा इसमें से, तो पहला ही ऑप्शन जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी जो है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस सामाजिक दार्शनिक ने समाज शास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा है। बताइए इनमें से किसने समाज शास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा है। अगस्त ने कहा है, या बॉलफेट पैरेटो ने कहा है, या फिर मैक आइवर ने कहा है, या फिर हर्बर्ट सस्पेंसर ने कहा है। बताइए किसने कहा है, किसने सामाजिक दार्शनिक ने समाज शास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो किसने कहा है, तो अगस्त ने कहा है। किसने कहा है, अगस्त ने कहा है। याद रखें अगस्त ने समाज शास्त्र को समाज भौतिकी कहा है। ठीक है, अगस्त ने समाज शास्त्र को समाज भौतिकी भी कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टीम के सदस्यों को इस प्रकार पार प्रशिक्षित मतलब क्रॉस ट्रेंड किया गया है कि हर व्यक्ति अन्य सभी टीम सदस्यों के दायित्व का निर्वहन करने में सक्षम है। तो वो किस प्रकार का कार्य होगा। बताइए कि देखिए एक टीम है, उसके जितने भी सदस्य हैं उनको हर प्रकार का मतलब क्रॉस ट्रेन किया गया है कि अगर हर व्यक्ति अन्य सभी टीम मतलब हर व्यक्ति जितनी भी टीम में लोग हैं वो सभी का काम कर सकता है। तो ऐसे कार्य में सक्षम बनाने को क्या बोलेंगे, कार्यात्मक बोला जाएगा, पार कार्यात्मक कहा जाएगा, बहु कार्यात्मक कहा जाएगा, या स्वनिर्देशित कहा जाएगा। बताइए ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा। तो देखिए जिसको हर प्रकार का करना आता है, हर प्रकार का उसको कार्य सिखाया गया है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, तो ऐसे हम क्या बोलेंगे इसको, तो बहुकार्यात्मक कहेंगे। इसको क्या कहा जाएगा, तो बहुकार्यात्मक कहा जाएगा। क्या राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बहुकार्यात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से एक द्वितीयक समूह है। बताइए इनमें से एक सेकेंडरी ग्रुप है, वो कौन सा ग्रुप है, बताएंगे आप सभी लोग बताएंगे। क्लास को शेयर ज़रूर कर देंगे। अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए
बताएंगे, सभी लोग आंसर बताएंगे कि इनमें से कौन सा एक द्वितीयक समूह है। बताएं कौन सा एक द्वितीयक समूह है। तो देखिए, एकल परिवार द्वितीयक समूह है, या मित्र समकक्ष समूह, या संघ, या फिर संयुक्त परिवार। तो याद रखें, जो संघ होता है, एसोसिएशन होता है, वो क्या कहलाता है, तो वो द्वितीयक समूह कहलाता है। संघ जो होता है वो द्वितीयक समूह कहलाता है। परिवार प्राइमरी कहलाता है, मित्र वगैरह, और संयुक्त परिवार भी प्राइमरी के अंतर्गत आता है। लेकिन द्वितीयक समूह कौन होता है, तो संघ और एसोसिएशन जो रहता है वो द्वितीयक समूह के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समस्या हल करने की एक विधि जिसमें समूह के सभी सदस्य एक निर्णय को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं उसे समर्थन देते हैं। बताइए क्या कहेंगे इसको। देखिए, कोई भी समस्या है उसको हल करने की एक ऐसी विधि है जिसमें समूह के सभी सदस्य एक निर्णय को पूरी तरह से स्वीकार कर लेंगे। मतलब जिसमें भी है ना, उस समूह में एक जो भी निर्णय लिया है उसको सभी स्वीकार करेंगे और उसी का सभी समर्थन करेंगे। तो ऐसी विधि को हम क्या बोलते हैं, मानदंड बोलते हैं, समझौता बोलते हैं, लक्ष्य बोलते हैं, या आम सहमति बोलते हैं। बताइए, कोई भी समस्या है जिसका हल करने के लिए सभी सदस्य एक निर्णय को मानने को तैयार हैं, तो ऐसे समर्थन को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे समर्थन को हम आम सहमति बोलते हैं। क्या बोला जाता है इनको, आम सहमति बोला जाता है। कॉन्सेशंस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंसेशंस कहा जाता है। कंसेशंस मतलब कि आम सहमति इसको कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार प्रदान करने का कार्य है। बताइए, संचार किस चीज का प्रदान करता है, प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य है, या सूचना प्रदान करने का कार्य है, ज्ञान प्रदान करने का कार्य है, या फिर संदेश प्रदान करने का कार्य है। बताइए, संचार कम्युनिकेशन इज अ टास्क इन द इम्पार्सिंग, बताइए, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, या फिर मैसेज। तो देखिए, कोई भी संचार के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो संचार के माध्यम से सूचना, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो जो संचार होता है, संचार क्या है, तो एक सूचना प्रदान करने का कार्य है। क्या करने का कार्य है, सूचना प्रदान करने का कार्य है, मतलब कि इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन इज द टास्क ऑफ इम्पार्सिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कि सूचना को प्रदान करने का कार्य क्या कहलाता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा क्या, संचार कहलाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, संचार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा है। कॉम्टे ने क्या कहा है, कॉम्टे ने, या अरस्तु ने, या फिर प्लेटो ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने। बताइए किसने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से किसने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ये अरस्तु ने कहा है। किसने कहा है, अरस्तु ने कहा है। एरिस्टोटल ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए सामाजिक क्षेत्र में शामिल है, इनमें से सामाजिक क्षेत्र में क्या शामिल है, सामाजिक क्षेत्र में क्या शामिल है। सोशल सेक्टर इंक्लूड, स्वास्थ्य व शिक्षा शामिल है, आर्थिक नीति शामिल है, आवास शामिल है, या फिर उपरोक्त सभी। बताएं क्या शामिल है। देखिए, कोई भी समाज है, समाज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो समाज में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो समाज में स्वास्थ्य एवं शिक्षा दोनों, बिल्कुल ये भी होता है। समाज में आर्थिक नीतियाँ भी शामिल होती हैं और आवास भी शामिल होता है। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक नीति, आवास, ये सभी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए लक्ष्य में मदद करते हैं, लक्ष्य में मदद करते हैं कौन, संचार करने में, लक्ष्य संचार करने में मदद करते हैं, ये सफल होने में मदद करते हैं, कार्य करने में मदद करते हैं, या प्रेरित करने में मदद करते हैं। बताएं लक्ष्य जो होता है, गोल हेल्प टू कम्युनिकेट सक्सेस वर्क या मोटिवेट। बताइए क्या करते हैं, लक्ष्य
किस चीज़ में मदद करेंगे। तो देखिए लक्ष्य जो होते हैं वो किस चीज़ में मदद करते हैं, तो लक्ष्य हमेशा संचार करने में, कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं। लक्ष्य किस में मदद करते हैं, तो हमेशा लक्ष्य जो होते हैं कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं, संचार करने में क्या करेंगे, मदद करते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य किसके द्वारा अर्जित करने में सहयोग, मतलब क्या चीज़ अर्जित करने में सहयोग करेगा, बताएं। सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य जो रहेगा क्या अर्जित करने में मदद करेगा, ठीक है। ज्ञान अर्जित करने में, कौशल, रवैया या उपरोक्त सभी, बताएं क्या अर्जित करने में मदद करेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। कोई भी सामाजिक समूह है, समूह कार्य में जो क्षेत्र कार्य रहता है वो ज्ञान मतलब एक क्षेत्र, एक फील्ड वर्क करेंगे, है ना। फील्ड वर्क इन सोशल ग्रुप वर्कर, है ना। जो सोशल ग्रुप वर्क होते हैं उसमें अगर आप फील्ड कार्य करते हैं तो उससे हमें नॉलेज भी मिलता है, स्किल्स भी मिलती हैं और हमारा एटीट्यूड भी हमें मिलता है। तो उपरोक्त सभी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल होता है, बताइए क्या शामिल होता है। जो केंद्र सरकार के जो विकास व्यय होते हैं उनमें क्या क्या शामिल होता है, रक्षा व्यय शामिल होता है या आर्थिक सेवाओं पर होने वाला व्यय शामिल होता है या फिर सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर होने वाला व्यय या फिर राज्यों को अनुदान दिए जाने वाला व्यय, बताएं क्या शामिल होता है। जो केंद्र सरकार होती है उसकी विकास के व्यय में शामिल होता है, कौन सा व्यय शामिल होता है, विकास में पूछा है कि विकास में कौन सा व्यय शामिल होता है, ठीक है। तो देखिए एक्सपेंडिचर कौन सा शामिल होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो विकास में मतलब कि जो केंद्र सरकार के विकास में जो एक्सपेंडिचर होता है वो कौन, उसमें रक्षा मतलब कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर होता है वो शामिल होता है। क्या शामिल होता है, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर जो रहता है शामिल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अशाब्दिक संचार है, बताइए। अशाब्दिक, अभी देखिए वर्बल पढ़ा था, अब हमने देख रहे हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा है। देखिए वर्बल कम्युनिकेशन में तो कौन आ गया था, वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन आया था, तो वर्बल में हमने देखा था कि टेलीफोन आ गया था, वर्बल में कौन आया था, टेलीफोन आ गया था, ठीक है। और शब्द आ गए थे, ठीक है, शब्द आए थे। और क्या आया था, तो शब्द आए थे, टेलीफोन आया था। और इसके अलावा जिसमें भी हम ओरल बोल सकते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो वर्बल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वो बोल रहा है कि नॉन वर्बल के अंतर्गत कौन से आते हैं, जिसमें हम बात करते नहीं हैं, उसमें क्या आएगा, तो चेहरे के हाव भाव आएंगे या दिखावट और रूप रंग आएंगे या मुद्रा आएगी, मतलब कि जो पोस्चर्स बताते हैं वो आएंगे या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें नॉन वर्बल बोला है तो चेहरे के हाव भाव बिल्कुल बता सकते हैं, इसमें हम कोई बोल तो नहीं रहे ना। फिर दिखावट और रूप रंग में भी हम बिना बोले अपने दिखावट से भी बता सकते हैं, अपने पोस्चर्स मतलब मुद्रा से भी बता सकते हैं। तो इसमें क्या जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि इनमें से बताइए इनमें से कौन समूह चिंतन का एक लक्षण नहीं है, बताइए इनमें से कौन जो है वो समूह चिंतन का लक्षण नहीं है, समूह चिंतन का लक्षण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम्स ऑफ अ
सिम्टम्स ऑफ ग्रुप थिंग्स बताइए, है ना, कि जो समूह चिंतन का एक लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है। तो असुरक्षितता के भ्रम या अंतर्निहित समूह नैतिकता में विश्वास या फिर पथ में विचलित होने वालों पर सीधा दबाव डालना या फिर सदस्यों द्वारा आत्मवर्जन। बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए इनमें से सभी में से कौन सा एक सोशल ग्रुप का क्या नहीं है, तो इसमें लक्षण जो समूह चिंतन का एक लक्षण नहीं है, तो वो कौन सा चिंतन नहीं है, तो वो आत्म सुरक्षा का भ्रम। क्या आत्म सुरक्षा असुरक्षित का भ्रम जो है वो इसका क्या नहीं है, तो वो इसका एक लक्षण नहीं है। जबकि अंतर्निहित समूह नैतिकता में विश्वास रखना बिल्कुल समूह चिंतन का लक्षण है। पथ में विचलित होने पर सीधा दबाव डालना भी इनका चिंतन होता है। सदस्यों द्वारा आत्मवर्जन मतलब कि सेल्फ सेंसरशिप होना भी इनका एक लक्षण होता है। लेकिन असुरक्षितता जो रहती है उसका जो भ्रम होता है वो इसका कोई भी लक्षण नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन टीम विकास का एक चरण नहीं है। बताइए टीम विकास का एक चरण नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ टीम डेवलपमेंट। बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ टीम डेवलपमेंट। देखिए टीम विकास का चरण नहीं है। रचना मतलब फॉर्मिंग नहीं है, या फिर निर्णय नहीं है, या स्थगन नहीं है, या फिर धावा मतलब स्टॉर्मिंग नहीं है। बताइए क्या नहीं है। टीम विकास का चरण इनमें से कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी। देखिए रचना मतलब फॉर्मिंग भी होती है ना, फिर स्थगन मतलब कि एडजर्निंग भी होता है, स्टॉर्मिंग भी होती है, लेकिन डिसीजन जो रहता है, डिसीजन टीम विकास का चरण नहीं होता है। डिसीजन लेना टीम विकास का चरण नहीं माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीम विकास मतलब निर्णय लेना। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर। अभी तक आपने अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं सभी लोग एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा संचार प्रभावशाली तरीका है। बताइए संचार का प्रभावशाली तरीका इनमें से कौन सा है। शाब्दिक मतलब वर्बल, या अशाब्दिक मतलब नॉन वर्बल, या लिखित रिटन, या फिर उपरोक्त सभी। बताएं कम्युनिकेशन का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। इनमें से सबसे प्रभावी तरीका पूछा है कि सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो देखिए इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए संचार का सबसे प्रभावी तरीका है रिटन, है ना। लिखित जो है वो लिखित संचार का सबसे ज़्यादा प्रभावी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे होता है। ठीक है कौन सा, लिखित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय डैश के बीच का संतुलन है। बताइए किसके बीच का संतुलन है। सामाजिक न्याय जो है वो किसके बीच का संतुलन है। तो व्यक्तियों के अधिकारों और सामाजिक नियंत्रण के बीच का संतुलन है, समाज और व्यक्ति के बीच का संतुलन है, मौलिक अधिकार और न्यायिक तंत्र के बीच का संतुलन है, या व्यक्ति और परिवार के बीच का संतुलन है। बताइए सामाजिक न्याय जो है वो किन के बीच का संतुलन है। व्यक्ति के अधिकारों और सामाजिक नियंत्रण के बीच का, या समाज और व्यक्ति के बीच का, या मौलिक अधिकारों और न्यायिक तंत्र के बीच का, या व्यक्ति और परिवार के बीच का। बताइए इनमें से किसके बीच का संतुलन है। तो देखिए जो सामाजिक न्याय जो है वो किन के बीच का है। तो व्यक्तियों के अधिकार और सामाजिक नियंत्रण के बीच का संतुलन है। किसके बीच का है, तो वो है व्यक्तियों के अधिकारों और सामाजिक नियंत्रण, व्यक्तियों के अधिकारों और सामाजिक नियंत्रणों के बीच का संतुलन है। क्या संतुलन है, तो सामाजिक न्याय। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमुक्त जातियां हैं। बताइए विमुक्त जातियां हैं
पूर्व अपराधी जनजातियों को विमुक्त जनजातियां कहते हैं। ठीक है, डिनोटिफाइड ट्राइबल्स कौन से होते हैं? डिनोटिफाइड ट्राइबल किसको बोला जाएगा? पूर्व अपराधी जनजातियां या अस्पृश जनजातियां या फिर खानाबदोश बंजारा जनजातियां या कारीगर या शिल्पी जनजातियां। बताइए कौन सी जनजातियों को विमुक्त मतलब डिनोटिफाइड ट्राइब्स के अंतर्गत रखा जाता है? तो देखिए कौन सी ट्राइब्स को कौन सी जनजातियों को विमुक्त जनजातियां बोलते हैं? तो याद रखें जो पूर्व अपराधी जनजातियां हैं, एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स जो होती हैं, उनको डिनोटिफाइड ट्राइब्स में रखा जाता है। उनको किस में रखा जाता है? डिनोटिफाइड ट्राइब्स में रखा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विमुक्त जनजातियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या है? सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल पॉलिसी? बताइए सोशल पॉलिसी मतलब कि सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या है? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक एकीकरण, जीवन गुणवत्ता में सुधार या उपरोक्त में से सभी। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा? जो सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या हैं? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक एकीकरण या फिर जीवन गुणवत्ता में सुधार या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं सामाजिक नीति के उद्देश्य हैं, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, सामाजिक एकीकरण हो और जीवन की गुणवत्ता में सुधार। ये तीनों ही क्या है? सामाजिक नीति के उद्देश्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि समाज का मूल किस अवधारणा में है? बताइए समाज का जो मूल होता है वो किस अवधारणा में है? कार्य मतलब क्रिया में या अंतर क्रिया में या भूमिकाएं या फिर संवर्धन कल्चर में? बताइए किस में है? सामाजिक जो समाज का मूल किस अवधारणा में है? तो देखिए समाज का मूल किस अवधारणा में है? तो समाज का मूल जो है वो अंतर क्रिया की अवधारणा में है। किस में है? इंटरेक्शंस मतलब अंतर क्रिया की अवधारणा में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाज का जो मूल है उसमें किस अवधारणा में है? तो वो है अंतर क्रिया। किस में है? अंतर क्रिया में की अवधारणा में है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर क्रिया की अवधारणा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संचार प्रक्रिया का एक प्रकार है? बताइए संचार प्रक्रिया का एक प्रकार कौन सा होता है? देखिए संचार एक तरफा होता है या दो तरफा होता है, तीन तरफा होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए संचार प्रक्रिया का एक प्रकार इनमें से क्या होता है? तो कम्युनिकेशन जो होता है वो कैसी होता है कि वन वे भी होता है, टू वे भी होता है। ठीक है, तो दोनों प्रकार का होता है। तो इनमें से टू वे आ जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कम्युनिकेशन। देखिए एक तरफा जो रहता है उसे कम्युनिकेशन नहीं कहा जाता है। ठीक है, टीवी जो है हमसे बात नहीं कर रही है और वो बोले जा रही है, या रेडियो में कोई भी गाना बज रहा है और वो मतलब कि हमें हमारा नहीं सुन रहा है और वो खुद वहाँ से कुछ बोल रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन थोड़ी ना कहलाएगा। कम्युनिकेशन कैसा होता है? दोनों तरफा होता है। हम भी बोलते हैं और आप भी बोलते हैं, तो हम दोनों के बीच जो भी होगा वो क्या होगा? कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक नीति का भाग है। बताइए सामाजिक नीति का भाग क्या है? इसमें से स्वास्थ्य व शिक्षा, आर्थिक नीति, आवास या फिर उपरोक्त सभी। तो बताएं सामाजिक नीति का भाग इनमें से क्या हो जाएगा? तो सामाजिक नीति का भाग इनमें से स्वास्थ्य व शिक्षा भी होता है, आर्थिक नीति भी होता है, आवास भी होता है और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह कार्य का आधारभूत उद्देश्य क्या है? अगर कोई भी जो ग्रुप है वो कार्य कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या होगा? व्यक्तिगत विकास या समस्या का हल करना या पुनर्समायोजन करना या फिर उपचार करना। बताइए क्या हो सकता है?
समूह कार्य का आधारभूत उद्देश्य क्या होगा? आधारभूत पूछा उसने, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप वर्क, बताएं क्या हो सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कोई भी समूह है वो कार्य कर रहा है तो उसमें व्यक्तिगत विकास की कोई भी जगह नहीं होती, पुनर्समायोजन की भी नहीं होती, कोई उपचार भी नहीं करता। वो क्या करता है? किसी भी समस्या का हल करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का कार्य करता है। तो समस्या का हल करना उसका कार्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक टीम अवधारणा का प्रकट रूप है। देखिए, एक टीम जो होती है वो अवधारणा का प्रकट रूप है तथा नियोक्ता एवं कर्मचारियों द्वारा परस्पर योगदान के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, एक टीम जो होती है अवधारणा का प्रकट होता है, का रूप होता है, और इसमें नियोक्ता जो होते हैं और जो कि कर्मचारी होते हैं, इन दोनों के बीच परस्पर योगदान का सिद्धांत पर आधारित होती है। अब वो किस सिद्धांत पर? निरंकुश एक तंत्रीय मॉडल पर, या अभिरक्षी मॉडल पर, अनुपोषक मॉडल पर, या बहु या फिर मंडली मॉडल पर? बताइए किस मॉडल पर आधारित होती है? तो वो किस मॉडल पर आधारित होगी? तो बहु या फिर मंडली मॉडल पर आधारित होगी। किस पे? बहुल या फिर मंडली मॉडल पर आधारित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मंडली मॉडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले बल को क्या कहते हैं? बताइए। जो संगठन के व्यवहार को प्रभावित करे, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को इफेक्ट करे, वो कौन हो सकते हैं? लोग, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, जो संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो बल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो वो बिल्कुल लोग भी होंगे, मतलब पीपल्स भी होंगे, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट भी उसको प्रभावित करेगा, प्रौद्योगिकी भी उसको प्रभावित करेगी। तो मतलब कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि समाजशास्त्रियों ने समूह शब्द को किस रूप में परिभाषित किया है? बताएं। लोगों के संकलन के रूप में शामिल किया है, या अंतरक्रिया के संगठित पैटर्न में संलग्न लोगों के रूप में शामिल किया है, या किसी स्थान पर अंतरक्रिया कर रहे लोगों के रूप में उसको शामिल किया है, या फिर सभा सम्मेलन में भाग लेने वाले लोगों के रूप में शामिल किया है? तो देखिए, कोई भी मतलब समाजशास्त्री जो हैं, जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने ग्रुप्स को किस रूप में बताया है? तो उन्होंने ग्रुप्स को किस रूप में बताया है कि अंतरक्रिया के संगठित पैटर्न में जितने भी संलग्न लोग होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? तो वो सभी समूह कहलाते हैं। वो सभी क्या कहलाते हैं? ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, पीपल इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइज पैटर्न इन द इंटरेक्शंस दैट टर्म्स आर ग्रुप्स। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है वो क्या है? यही ग्रुप्स कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक नीतियां आदि मुद्दों से संबंधित होती। बताइए, जो सामाजिक नीतियां बनाई जाती हैं किन मुद्दों पर बनाई जाती हैं? निर्धनता पर बनाई जाती है, खराब आवास व्यवस्था पर बनाई जाती है, या डिसेबिलिटी मतलब जो अशक्तता होती है उसके आधार पर बनाई जाती है, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, कोई भी सोशल पॉलिसी बनाई जा रही है तो वो किस किस इशू पर बनाई जाएगी? तो देखिए, ये है ना, निर्धनता के आधार पर भी बनाई जाएगी, कि पॉवर्टी के आधार पर भी बनाई जाएगी। ठीक है, पुअर हाउसिंग मतलब जो खराब आवास व्यवस्था है उसके आधार पर भी बनाई जाएगी। ठीक है, और अशक्तता के आधार पर भी मतलब डिसेबिलिटी के आधार पर भी बनाई जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि इनमें से कौन संचार की एक विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी एक संचार की विशेषता नहीं है? ठीक है, नहीं है।
एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं संचार में, या इसमें सूचना का संप्रेषण होता है, या ये बोलने की कला तक सीमित नहीं है, ये अच्छे मानवीय संबंधों को बढ़ावा देता है। बताइए इनमें से कौन एक संचार की विशेषता नहीं होती है संचार की? बताइए वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए इनमें से कौन एक संचार की विशेषता नहीं है? तो देखिए ये एक से अधिक व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसमें सूचना का संप्रेषण किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। ये बोलने की कला तक सीमित नहीं है, बिल्कुल। और लेकिन इसमें अच्छे मानवीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए संचार नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ये डी जो है वो शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूमैन एवं समर के अनुसार संचार किसका आदान प्रदान है? बताएं। न्यूमैन और जो समर हैं उन्होंने संचार को में किसका आदान प्रदान बताया है? तथ्यों का, मत का, भावनाओं का, या फिर उपरोक्त सभी का? देखिए न्यूमैन और जो समर हैं उनके अनुसार जो कम्युनिकेशन होता है उसमें किस किस का आदान प्रदान होता है? तो उसमें तथ्य मतलब फैक्ट्स का भी आदान प्रदान होता है, मत का भी आदान प्रदान होता है, भावनाओं का भी आदान प्रदान होता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक समस्याओं का हल समाज सुधार एवं किसके लिए किया जाता है? देखिए सामाजिक जो समस्याएं हैं उनका हल हम समाज के सुधार और किस लिए करते हैं? सामाजिक विधान के लिए करते हैं, सामाजिक कार्य के लिए करते हैं, सामाजिक विज्ञान के लिए, या फिर समाज सेवा के लिए? बताएं किस चीज़ के लिए करते हैं? तो समाज की जो समस्याओं का हल जो रहता है समाज सुधार, और हम किसके लिए करते हैं? तो सामाजिक विधान के लिए करते हैं। किसके लिए? सामाजिक विधान के लिए भी करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समूह कार्य में उत्तम अभिलेखन को किस पर केंद्रित होना चाहिए? बताइए। जो समूह कार्य होता है उसमें अच्छे लेखन मतलब उत्तम अभिलेखन के लिए किस पर केंद्रित होना चाहिए? सक्रिय संगठन पर, या प्रयुक्त कौशल पर, या समूह प्रक्रिया पर, या फिर सदस्यों की विशेषता पर? बताएं किस पर शामिल होना, किस में केंद्रित होना चाहिए? तो देखिए जो समूह कार्य में उत्तम अभिलेखन होते हैं उसको किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो उसको समूह प्रक्रिया पर केंद्रित होना चाहिए। किस पे? समूह प्रक्रिया पर केंद्रित होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? समूह प्रक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप दूसरों पर विश्वास करना आसान है। आपको दूसरों पर विश्वास करना आसान है, ये गलत है, सही है, ये कह नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं? बताइए आपको दूसरों पर विश्वास करना आसान लगता है, ये सही है, ये गलत? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सही है ना। ये क्या होता है? सही के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए कि सामाजिक समूह कार्य में कार्यक्रम किस पर आधारित होते हैं? बताइए जो सामाजिक समूह कार्य होते हैं उनमें जो कार्यक्रम होते हैं वो किस पर आधारित होंगे? रुचि और संसाधनों पर, कर्मी की रुचि और संसाधनों पर, या समूह की रुचि एवं संसाधनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जो सामाजिक कार्य जो समूह कार्य होते हैं उनमें जो कार्यक्रम होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? तो उसमें जो कार्य होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? समूह की रुचि और संसाधनों पर। किस पे? समूह की रुचि और संसाधनों पर आधारित होते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बताइए अपेक्षाओं को वास्तविकता बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती? जो अपेक्षाएं होती हैं हम किसी से एक्सपेक्टेशंस जो रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस जो रहती हैं वो मतलब उनको वास्तविकता बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? विचार मंथन बोलेंगे, समस्या हल करना बोलेंगे, मानदंड बोलेंगे, या फिर लक्ष्य बोलेंगे? बताइए अपेक्षाओं को वास्तविक बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो समस्या हल करना बोलते। क्या बोलते हैं? समस्या हल करना बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्याय के पृथक रूप हैं। बताइए किस प्रकार के हमारे भारतीय संविधान में हमें किस प्रकार के न्याय मिलते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक, सामाजिक, शैक्षणिक और न्यायिक, या इनमें से कोई नहीं। बताइए किस प्रकार के मिलते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में हमको न्याय जो रहते हैं वो किस प्रकार के बनेंगे, किस प्रकार के रूप से अलग हैं। तो देखिए राइट आंसर क्या है। तो भारतीय संविधान में जो न्याय है वो हमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक रूप से क्या है, अलग हैं। ठीक है, न्याय के पृथक रूप कौन कौन से हैं। तो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक। ठीक है, चल तो देखिए आज की क्लास में हमने आपको जो खंड 3 है उससे संबंधित आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं। और ये जो क्लास है ये मैराथन क्लास, इससे पहले हमने 3 मैराथन क्लास ले चुके हैं, जो कि एक में हमने मॉडल पेपर पढ़ाया था आपको, और एक में हमने CDP की क्लास ली है, और एक में हमने गर्भावस्था, टीकाकरण, रोग, शिशु देखभाल, आंगनबाड़ी से संबंधित क्वेश्चंस लिए हैं। तो आपने अभी तक वो तीनों मैराथन क्लास नहीं देखी है तो जाइए हमारे चैनल पे और वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। जाते समय सभी लोग क्लास को एक बार शेयर करके ज़रूर जाइएगा, और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।